Hello everyone, welcome you all to Anthropology Insight classes, and today we are going to discuss the topic economic organization. So let's start. Here is Anthropology syllabus for economic organization for various exams CUT, UG, PG, UGC NET and UPSC means paper 1. So these topics are covered in this lecture. First is introduction. What is economic anthropology? तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि the branch of anthropology, the branch of social culture anthropology that studies or that deals with the economic organization of a society at various technological levels. तो उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। तो ब्रांच ये है सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं किसी भी समाज के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं उसको जब हम पढ़ते हैं उसी को हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इट एग्जामिन्स द कोएग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विद अदर सेट ऑफ सोशल कल्चर अरेंजमेंट। तो डिफरेंट और भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके साथ हम इकोनॉमिक सिस्टम्स को भी पढ़ते हैं। Its special emphasis is on process of production, consumption and distribution and exchange. Economic organization. Economic organization is a social institution that regulates or organizes the production, consumption, distribution and exchange processes of goods and services in the society. तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली उस क्लास में पढ़ा था कि जितने भी सोशो कल्चर इंस्टीट्यूशंस होते हैं समाज में वो एक मतलब कॉम्प्लेक्स सेट होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का जो कि सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है और वो फुलफिल करते हैं डिफरेंट नीड्स को। ठीक उसी तरह इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि हम वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिससे कि कुछ हमारी पर्टिकुलर नीड्स पूरी होती हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी जो वर्ड है वो सबसे पहले जब हम यूज़ करते हैं जब हम पैलियोलिथिक कल्चर पढ़ रहे थे आर्कियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम प्रिमिटिव इकोनॉमीज में पढ़ते हैं कि सबसे पहले जब मैन ने टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट की जहाँ से तो वहीं से हम इकोनॉमी वर्ड यूज़ करते हैं। मीन्स कल्चर की शुरुआत वहीं से मानी जाती है और जब कल्चर शुरू होता है तो वहीं से डिफरेंट दूसरे जो कल्चर के रिलेटेड जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहीं से इकोनॉमी वर्ड भी स्टार्ट होता है कि हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी। तो मैन जो अर्ली मैन था वो क्या था? हंटर गैदरर था। तो सबसे पहली इकोनॉमी हो गई हंटिंग गैदरिंग। फिर धीरे धीरे कल्चरल स्टेजेस जैसे जैसे पास होती गई जैसे जैसे उसने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती गई और टूल मेकिंग प्रोसेस में वो अच्छा एफिशिएंट वर्कर हो गया। धीरे धीरे फिर क्या हो गया कि उसने अपनी इकोनॉमीज़ को चेंज होती गई उसकी इकोनॉमी। जैसे कि फिशिंग सब्सिस्टेंस पे आ गया। पहले वो बिग गेम हंटिंग करता था फिर स्मॉल गेम हंटिंग करने लगा। उसे फिशिंग एंड फाउलिंग इकोनॉमीज आ गई जिसमें कि एनवायरनमेंट के चेंज होने के बाद वो वाटर जो बॉडीज इंक्रीज हुई तो जिससे कि एक्वाटिक एनिमल्स बढ़ते गए और उसकी इकोनॉमी चेंज हुई। तो ये एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है इकोनॉमी। जिस तरह हमारा कल्चर भी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है उसी तरह इकोनॉमी दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर ये भी हमारा उस पर डिपेंड करता है। और इस तरह ह्यूमन ने इवॉल्व किया। फिर वो पास्टोरलिज्म इकोनॉमी लाते हैं फिर वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे बेस्ड होते हैं और फिर एग्रीकल्चर के बाद भी लेबर एंड वाइट कॉलर जॉब्स अदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज धीरे धीरे डेवलप होती गई। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज जो ह्यूमन ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए डेवलप की उसी को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में। और इस तरह का जो इंस्टीट्यूशन वो कहलाता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि वेरियस सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू फुलफिल सर्टेन नीड्स जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और इनमें जो प्रोसेसेस जो एक्टिविटीज़ करते हैं दैट इज़ द प्रोडक्शन कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। ये जो मेजर एक्टिविटीज़ इस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में की जाती हैं तो सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्शन। तो जब हंटर गैदरर ह्यूमन था तो वो कुछ प्रोड्यूस तो नहीं कर पाता था लेकिन उसने कलेक्ट करना शुरू किया। तो उसका प्रोड्यूस क्या होता था? फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था। फॉरेस्ट में जो भी कुछ वो कलेक्ट करता था उसी को वो इकट्ठा करता था उसी को वो एज ए गैदरर या कलेक्टर वो
कलेक्ट करके लाता था, उस पर जीवन उसका निर्वाह होता था। इसी तरह हंटिंग करके वो जो लाता था, तो वही हंट का जो प्रोड्यूस है या फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है वही उसका प्रोडक्शन हो जाता था। बाद में उसने खुद से प्रोड्यूस करना शुरू किया जब वो एग्रीकल्चरिस्ट हो गया या वो पास्टोरल इकोनॉमी पर बेस्ड हो गया, तो उसने खुद से प्रोडक्शन करना भी शुरू किया। तो इस तरह प्रोडक्शन इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट होता है, एक मेजर एक्टिविटी होती है। देन कंजप्शन होता है कि जो प्रोड्यूस किया है फिर वो कंज्यूम करेंगे, ये सर्वाइवल के लिए कंजप्शन जरूरी है। और जब ज़्यादा सरप्लस हो जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है या एक्सचेंज करना पड़ता है टू अदर्स। ठीक है, तो सोसाइटी में जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनके साथ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और ये सारी प्रोसेसेस होती हैं एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो भी हम सर्विसेज एक दूसरे को एक्सचेंज करते देते हैं, ये सारा कुछ किसमें होता है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह इकोनॉमी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि सोशल रिलेशंस इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड अदर सर्विसेज। Economic, both economy and economic are interdependent. Raymond Firth used term economic for maximizing behavior. ठीक है, इस तरह इकोनॉमाइजिंग है जिसमें कि मीन्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स जो जो भी हम कंजप्शन के लिए रखते हैं उसमें से कुछ हम बचा के रख लेते हैं जिसमें कि फ्यूचर के लिए हमको यूज़ कर ले, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमाइजिंग। तो इस तरह यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं जो जानना जरूरी है आपको। सिंपल इकोनॉमी वर्सेस कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इकोनॉमी। तो जब भी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो हमको देखना होता है कि हमारी जो पास्ट में सोसाइटीज थी उनकी इकोनॉमी कैसी थी। तो प्रिमिटिव इकोनॉमी वर्सेस मॉडर्न इकोनॉमी देखते हैं। प्रिमिटिव इकोनॉमी ये सिंपल इकोनॉमी कही जाती है, प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। ये प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मतलब जो होमोजीनियस सोसाइटीज में पाई जाती है और स्मॉल स्केल जो है सोसाइटीज में ये पाई जाती थी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में पाई जाती थी जो कि एक सिंपल इकोनॉमी होती है। यहाँ पर सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो टेक्नोलॉजीज बहुत सिंपल हुआ करती थी जो अर्ली टेक्नोलॉजीज थी। और उन अर्ली टेक्नोलॉजीज, जो सिंपल टेक्नोलॉजीज थी उस पर जो बेस थी वो हमारी प्रिमिटिव इकोनॉमी थी। और इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। जो भी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी टाइप का है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, मीन्स यहाँ नो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम कुछ इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं वो कंजप्शन बेसिस पर ही होता है। ऐसा माना जाता था सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच के जो मानने वाले थे कि जो प्रिमिटिव इकोनॉमी थी या सिंपल इकोनॉमी थी वहाँ पर वो थोड़ा सा ही प्रोड्यूस करते थे जो उनके एग्जिस्टेंस के लिए जितना ज़रूरी होता था। तो इस तरह हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमीज, पास्टोरल शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स या सेटल्ड एग्रीकल्चर्स में हमको प्रिमिटिव इकोनॉमीज या सिंपल इकोनॉमीज दिखती हैं, जिसमें कि जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट है वो पीजेंट इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं, जिसमें कि पार्टली वो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी से भी जुड़े रहते हैं क्योंकि वो मार्केट से जुड़ जाते हैं। तो सेटल्ड एग्रीकल्चर जिसमें कि पीजेंट इकोनॉमी होती है, ये पार्टली मोनेटाइज इकोनॉमी या पार्टली मार्केट इकोनॉमी से कहे जा सकते हैं क्योंकि ये मार्केट से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो अर्ली कम्युनिटीज थी वो प्योरली वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जो बिग गेम हंटिंग, स्मॉल गेम हंटिंग पर ही बेस्ड होता था, उनका जीवन निर्वाह करते थे वो। फिर धीरे धीरे उन्होंने पास्टोरलिज्म किया, फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया, फिर सेटल्ड एग्रीकल्चर किया। इस तरह डिफरेंट इकोनॉमीज हम देख सकते हैं। और इस तरह हम सिंपल इकोनॉमी एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को कंपैरेटिव अप्रोच देख सकते हैं कि कैसे इनमें क्या क्या अंतर है। तो मार्केट इकोनॉमी जो मनी होता है वो मेन उसकी वैल्यू होती है और यहाँ पर प्रॉफिट बेस्ड होता है। तो प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। मार्केट में जो गुड्स हमारे ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए उसको रखते हैं सरप्लस और उसको फिर मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है कंजप्शन की। तो कंजप्शन की एक लिमिट होती है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशंस होती थी और स्मॉल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सिंपल टेक्नोलॉजी होती थी और जिसके साथ प्रिमिटिव इकोनॉमी चलती थी। लेकिन जब पॉपुलेशंस बढ़ने लग गई क्योंकि हमारा सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा
तो उससे लार्ज पॉपुलेशन को हम मतलब उससे मतलब निर्वाह हो सकता था, उसके बाद भी बच जाता था, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया मार्केट में, और मनी वैल्यू के साथ मीन्स से कुछ हम सामान देंगे तो उसके बदले में हमको कैश मिलता है। तो इस तरह मार्केट इकोनॉमी डेवलप की, जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में पाई जाती है। इट इज फाउंड इन इंडस्ट्रियल एंड लार्ज स्केल अर्बन और मॉडर्न सोसाइटीज। Here, money and profit has a special place in these societies, and mutual exchanges have little value. तो यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप जो है वो प्रिमिटिव इकोनॉमी में ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक्सचेंज होता है, बार्टर एक्सचेंज पाया जाता है, और जहाँ पर कोई मनी जैसा कोई यहाँ पर फिजिकल आपको कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा। जस्ट हम गुड्स का आपस में आदान प्रदान करते हैं, जिसको जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम उसके साथ बार्टर एक्सचेंज कर लेते थे, रेसिप्रोसिटी करते थे, और जो है कुछ मतलब कैश या इस तरह फिजिकल मनी की कोई वहाँ पर वैल्यू नहीं थी। ठीक है। और सेरिमोनियल एक्सचेंज प्रोसेस होता था, तो इस तरह हम जिसमें कि कूला एक्सचेंज है, पोटलैच है, और बार्टर एक्सचेंज मिलता है। डिफरेंट और भी ट्राइब्स में हमको डिफरेंट एक्सचेंज सिस्टम्स मिलते हैं, जिसमें कि वो अपने कुछ गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज किया करते थे कुछ ओकेजन्स पर, स्पेसिफिक ओकेजन्स पर या ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है। तो इस तरह प्रिमिटिव सिंपल इकोनॉमी एंड मार्केट एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जैसे देखा कि यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन होती है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, ह्यूज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पाया जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स फॉर लार्ज पॉपुलेशन एंड फॉर फ्यूचर यूज एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको प्रोडक्शन सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो इंटेंसिव फार्मिंग होती है। जॉब्स, ऑक्यूपेशंस, इंडस्ट्रीज, बिजनेस लेवल सेक्टर में आपको ये मार्केट इकोनॉमी देखी जाती है। यहाँ पर हम लेबरर्स जो लेबर वर्क करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स पे या इंडस्ट्रीज पे, माइंस पे, वो जुड़े रहते हैं मार्केट इकोनॉमी से। कॉम्प्लेक्स या वाइट कलर जॉब टाइप जो ट्रेडर्स या ये भी मार्केट इकोनॉमी से जुड़ा होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि प्रिमिटिव इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में क्या अंतर है। फॉर्मलिस्ट वर्सेस सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच अ डिबेट। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच में, जो कंपैरेटिव अप्रोच है दोनों का, उसमें क्या अंतर है और इनको किसने दिया था। तो सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच के जो चीफ प्रोपोनेंट है वो है कार्ल पोलानी, जॉर्ज डाल्टन एंड पॉल बोहानन। और इनका कहना था कि सभी सोसाइटीज जो है वो सब्सटेंटिव रैशनैलिटी शो करते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कल्चरली स्पेसिफिक होती है, एम्बेडेड इन सोशल रिलेशंस, इट इज डिफरेंट फॉर ऑल सोसाइटीज। सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच का मानना है, जो इनके मानने वाले हैं वो कहते हैं कि ये कल्चरली स्पेसिफिक होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कल्चरली सब मतलब सारी सोसाइटीज में आपको सेम इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं मिलेंगी, ये आपको कल्चरली स्पेसिफिक होगा। मीन्स कुछ जो कम्युनिटीज़ है वहाँ पर आपको डिफरेंट इकोनॉमीज मिल सकती हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ में डिफरेंट इकोनॉमीज। सभी कम्युनिटीज़ को उनके एनवायरनमेंट और उनके कल्चर के अकॉर्डिंग आपकी इकोनॉमी डिफर करेगी, ऐसा मानना है सब्सटेंटिविस्ट का। जबकि फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि ये यूनिवर्सली वैलिड है। इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स हैं या इकोनॉमिक फिनोमेना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनका मानना है कि वो सेम होती हैं सभी सोसाइटीज़ के लिए, वो कल्चरली स्पेसिफिक नहीं होती हैं, वो सेम होती है, यूनिवर्सली वैलिड है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सभी सोसाइटीज़ को, ऐसा मानना है फॉर्मलिस्ट का। ठीक है। तो फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की एक्टिविटीज़, ये सब सोसाइटीज़ के लिए सेम होती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कल्चर में आपको स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करनी और दूसरे में कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमी होगा, ऐसा इनका मानना नहीं है। जबकि सब्सटेंटिविस्ट कहते हैं कि इट इज़ कल्चरली स्पेसिफिक एंड इज़ फाउंड डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है हर इकोनॉमी, हर सोसाइटी में। तो सब्सटेंटिविस्ट का ये मानना था, और इसीलिए मानते हैं कि जो प्रिमिटिव इकोनॉमीज थी वो मार्केट इकोनॉमी जो प्रेजेंट इकोनॉमी से वो कैसे डिफर करती है। प्रिमिटिव इकोनॉमी सब्सटेंसेस इकोनॉमी पर बेस्ड थी, और वहाँ पे मनी का कोई वैल्यू नहीं था, जबकि मार्केट इकोनॉमी में मनी की वैल्यू है, प्रॉफिट बेस्ड है मार्केट इकोनॉमी, जबकि प्रिमिटिव इकोनॉमी नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट,
वैल्यू। और कम्युनल बेसिस पे होता था, कम्युनल इकोनॉमी थी, लैंड या प्रॉपर्टी या किसी चीज़ पर, या जो प्रोडक्शन होता था, जो प्रोड्यूस होता था, चाहे वो हंट हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, सब पे सबका अधिकार होता था। पर फॉर्मल जो इकोनॉमी है उसमें जो है जो प्रॉफिट के लिए करते थे, और जो सर्विसेज करते थे उसके बदले में कैश देते हैं। यहाँ भी एक्सचेंज सिस्टम होता है, पर यहाँ पर हर चीज़ कैश में ली और दी जाती है। तो यहाँ पर सोशल रिलेशंस को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, किनशिप और सोशल रिलेशंस को, जबकि सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच वालों का मानना है कि यहाँ पर, क्योंकि जो प्रिमिटिव इकोनॉमी थी उसमें सोशल रिलेशंस बेस्ड होता था, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल कोहेशन या सोशल सॉलिडारिटी को मेंटेन रखने के लिए वो एक्सचेंजेस किया करते थे, सेरिमोनियल एक्सचेंज या और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे जिसमें पूरी कम्युनिटी मिलकर योगदान देती थी, आपस में एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करते थे, और उससे जो भी प्रोडक्शन होता था वो सब में आपस में बढ़ता था। तो ऐसा था प्रिमिटिव इकोनॉमी में। जबकि मार्केट इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जो हमको मिलता है, वहाँ जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें हमको ये सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर सोशल रिलेशंस की कोई वैल्यू नहीं, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए सोचता है, जो भी काम करता है उससे उसको कितना बेनिफिट होता है, उसको कितना प्रॉफिट होता है, ये यहाँ पर सोचा जाता है। ऐसा मानना है फॉर्मलिस्ट अप्रोच का। ठीक है। पर फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि जो है ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सोसाइटीज़ में एक जैसी हैं। जैसा पर सब्सटेंटिविस्ट कहते हैं नो, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सोसाइटीज, इट इज़ कल्चरली स्पेसिफिक। तो प्रोपोनेंट्स अलग अलग हैं। यहाँ पर चीफ प्रोपोनेंट है रेमंड फोर्थ, रॉबिन स्पर्लिंग, ली क्लेयर, स्कॉट कुक, केनेसियन एंड ली। फॉर्मलिस्ट है ये। सब्सटेंटिविस्ट में आते हैं कार्ल पोलानी, जॉर्ज डाल्टन, पॉल वॉन एटसेट्रा। ठीक है। तो मेलिनोस्की वाज आल्सो अ फॉर्मलिस्ट। मेलिनोस्की भी फॉर्मलिस्ट अप्रोच रखते थे। उनका भी मानना था कि जो अर्ली सोसाइटीज थी उनमें भी वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता था एक्सचेंजेस का, और वो जो भी एक्टिविटीज़ करते थे उसमें मतलब उस रिवार्ड के लिए करते थे कि उसमें इनको क्या बेनिफिट होगी या रिवार्ड मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह फॉर्मलिस्ट अप्रोच का ये सोचना है। यहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है फ्यूचर यूज के लिए, सरप्लस प्रोडक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और मोटिवेशनल फैक्टर यहाँ पर प्रॉफिट होता है, जबकि यहाँ पर नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट वैल्यू, नो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो स्टोरेज एंड नो एक्यूमुलेशन। ठीक है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव इकोनॉमी, सब्सिडेंस इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के बारे में बात की गई है सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच में। फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि सारी सोसाइटीज में सेम एक्टिविटीज मिलती हैं, और पर देखा जाए तो जो मार्केट इकोनॉमी है उसके फीचर्स कुछ अलग है प्रिमिटिव इकोनॉमी से, जिसमें कि हम देखते हैं कि मोटिवेशनल फैक्टर यहाँ पर प्रॉफिट का है, जबकि यहाँ पर नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट का है। टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस इकोनॉमीज, तो जो भी प्रिमिटिव इकोनॉमी, जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमीज हैं जिसको हम प्रिमिटिव इकोनॉमी से लेते हैं, वो ये डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसमें कि हंटिंग गैदरिंग है, फिशिंग एंड फाउलिंग सब्सिस्टेंस है, पास्टरलिज्म है, स्वीडन एग्रीकल्चर जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं, हो एंड ऐश एंड हो कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो ये हो गया। देन एश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। देन ये टेरेस कल्टीवेशन आ गया, प्लाव कल्टीवेशन आ गया। इंडिजिनस इकोनॉमीज जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज से जुड़ी हुई फोक आर्ट और फोक डांसेस एक्सेट्रा, ये सारे कुछ इंडिजिनस इकोनॉमीज आती हैं, जो हर आपको ट्राइबल कम्युनिटी में कुछ इंडिजिनस इकोनॉमीज मिल जाएंगी। तो इस तरह हंटिंग गैदरिंग जो भी ट्राइब्स हैं, जो अभी भी फिलहाल जो हम प्रिमिटिव स्टेज की बात करते हैं कि अर्ली मैन हंटर गैदरर हुआ करता था, और आज भी तमाम ऐसी ट्राइब्स हैं जो हंटिंग गैदरिंग स्टेज में जी रही हैं, जिसमें कि बिरहोर्स आते हैं जो पीवीटीजी ग्रुप है, देन बैगा है, पहाड़ी कोरवा है, अबुजमार, कमार, भैना, सहारिया एक्सेट्रा, और इनको छोड़कर और भी ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो हंटिंग गैदरिंग स्टेज में हैं। ठीक है। इन फिशिंग फाउलिंग सबसिस्टेंस में संताल, मुंडा, बिरूर, एंडमनीज, सेंटलीज और भी दूसरे ट्राइब्स हैं, तो ये फिशिंग और फाउलिंग को अपने निर्वाह के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही
एक ही एक जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में एक ही एक इकोनॉमी पे बेस्ड है उनका पूरा जीवन, नहीं, एक साथ वो मल्टीपल इकोनॉमीज को पर उनका जीवन चलता है। जैसे कि अगर हंटर गैदरर है, उसी के साथ वो फिशिंग भी करता होगा, शायद पास्टोरल कम्युनिटी भी मतलब वो उसकी होगी, मीन्स वो कुछ कैटल का भी डोमेस्टिकेशन करता होगा। वो हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में रहे जहाँ वो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करता है और साथ में वो टेरेस या प्लाउ कल्टीवेशन भी करता है। ठीक है, तो इस तरह वो मिक्स इकोनॉमी है, मल्टीपल इकोनॉमीज एक साथ भी आपको मिल जाएंगी सब्सिस्टेंस इकोनॉमीज में। ठीक है, और आज भी इतना एडवांसमेंट के बाद भी तमाम ऐसी ट्राइब्स हैं जो अभी सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट है, मान लीजिए कवार हैं, गोंड हैं, इस तरह की जो ओराव ट्राइब्स है वो अभी भी सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होने के साथ साथ वो पास्टोरल मतलब में भी मतलब करती है, मिस पास्टोरलिज्म भी करती है, कैटल रियरिंग या कैटल डोमेस्टिकेशन भी करते हैं। साथ में वो ये छोटी मोटी जो इकोनॉमीज है जैसे कि हंटिंग गैदरिंग है, मीन्स फूड कलेक्ट करते हैं, जैसे महुआ का कलेक्शन है या तेंदुपत्ता का कलेक्शन है, या जो चिरौंजी होती है उसको कलेक्शन करते हैं, लाख का कलेक्शन करते हैं, मीन्स जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन सब के कलेक्शन में तमाम ये जो मेजर ट्राइब्स होती हैं वो भी साथ में लगी रहती है। तो एक साथ मल्टीपल इकोनॉमीज पर इनका जीवन निर्वाह होता है और उसके साथ साथ तमाम लेबर वर्क भी करते हैं। ये कुछ इनमें जो पढ़ लिख लेते हैं वो वाइट कॉलर जॉब्स में भी हैं, तो सर्विसेज करते हैं तमाम डिफरेंट ऑफिस में। तो इस तरह एक साथ इन्होंने कई टाइप की इकोनॉमीज पर इनका जीवन डिपेंड करता है। तो इस तरह हमें सारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर इसके पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसको आप देख लीजिएगा कि किन किन ट्राइब्स में किन किन प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब है और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पहले ही बताया गया था कि ये एक इस प्रकार का कल्टीवेशन है जिसमें कि एक लैंड को कुछ सालों के मतलब लगातार नहीं यूज़ किया था, कुछ सालों के उसको छोड़ के दूसरी लैंड को यूज़ करते हैं वो। और यहाँ पर वो प्लाउ कल्टीवेशन इस तरह का कोई मदद नहीं लेते। यहाँ पर क्या करते हैं कि लैंड को जो फॉरेस्ट लैंड होती है उसको पहले क्लियर करते हैं कि सारे फॉरेस्ट को काट देते हैं और काटने के बाद उस लैंड पर ही या तो वो कटी हुई लॉग्स को बिछा देते हैं और वहाँ जलाकर उस पर एशेस पर वो सीड्स छोड़ देते हैं, कुछ मिलेट्स या दूसरे जो उसके सीड्स होते हैं क्रॉप्स के उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद जब फर्स्ट रेन आती है मानसून आता है उसके पहले वो छोड़ देते हैं, जैसे मानसून आने के बाद वो सीड्स पे ग्रो कर जाती है क्रॉप। तो इस तरह शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, फिर दूसरा एक लैंड वो क्लियर करते हैं और फिर वो करते हैं, तो इस तरह शिफ्ट करते जाते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम खेती कहते हैं, जिसमें नागा और गारो ट्राइब उसको प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक है, तो मिडिल इंडिया में आपको मिल जाएगा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ज़्यादातर हिली जो ट्राइब्स हैं हिल कल्टीवेटर्स हो उनमें आपको मिलेगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स हो, चाहे नॉर्दर्न इंडिया की ट्राइब्स हो, चाहे मिडिल इंडिया की ट्राइब्स हो, या साउथ इंडिया में भी कुछ ट्राइब्स हैं, ऐसा आपको हिल एरियाज में आपको मिल जाएंगी ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और यहाँ पर शिफ्ट या ऐश एंड हो कल्टीवेशन भी कहते हैं, क्योंकि ऐश पर किया जाता है और इस तरह इसको कहते हैं। ठीक है, ऐश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक, तो इसके तमाम नाम है, और पोडू नाम है, कहीं खमन नाम है, कहीं दहिया नाम है, व्यवहार नाम है, इस डिफरेंट ट्राइब्स के अलग अलग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम रखते हैं, जो लोकल नेम से इसको बुलाया था। इस पर एक शॉर्ट वीडियो है, इसी चैनल पर आप देख लीजिएगा। तो इससे क्या होता है, इसकी मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, कि इससे लैंड बहुत बर्बाद होती है। एक बड़ा हिस्सा लैंड का बार बार इस तरह छोड़ दिया जाता है तो वो बर्बाद होता है और उसमें बैरन लैंड की तरह वो पड़ा रहता है कुछ सालों तक। और दूसरा जो फॉरेस्ट है, हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो ख़त्म होता जाता है, तो डिफॉरेस्टेशन आता है, सॉइल इरोजन जैसी प्रोसेस मतलब डेवलप होती है, मतलब सिचुएशंस, फ्लड जैसी सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं, सॉइल इरोजन होता है, उसके बाद फ्लड भी हो जाते हैं ऐसे एरियाज में। तो इस तरह क्योंकि फॉरेस्ट रहेगा तो बांधे रहेगा मतलब उसको मिट्टी को। ठीक है, तो इस तरह इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं और बड़ा मेजर प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है,
पर कुछ इकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से या कुछ मजबूरियों की वजह से कुछ ट्राइब्स को अभी भी करते हैं। ज़्यादातर ट्राइब्स को छोड़ चुके हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया है, क्योंकि इसकी ये जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो डिफॉरेस्टेशन ये कर देता है, इसलिए इस पे बैन लग चुका है। टेरेस कल्टीवेशन भी हिल ट्राइब्स करते हैं। इसमें सीढ़ीनुमा खेत होते हैं जहाँ पर वो कुछ स्टोरेज वाटर स्टोरेज पेड्स होती हैं, उनकी मदद से वो इरिगेशन करते हैं, और इस तरह वो टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं, उनके लिए एरियाज पे करते हैं। देन प्लाउ कल्टीवेशन, जो कि सभी मेजर ट्राइब्स और जितनी भी एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ हैं वो प्लाउ कल्टीवेशन करती हैं मेनली, और इस पे हल की मदद से वो खेत को जोतते हैं और उसमें अपने बीज को छिड़क कर उस पर हल चलाते हैं, और इस तरह क्रॉप उनकी प्रोड्यूस होती है। जितनी भी मेजर ट्राइब्स हैं या रूरल पीपल्स हैं वो प्लाउ कल्टीवेशन करते हैं, जिसमें कि राव, मुंडा हो, जेंचू, गागर एक्सेट्रा, ये सारी ट्राइब्स। और मिसिंग ट्राइब ऑफ असम, जब हम असम की ट्राइब्स बता रहे थे, पतानी और ट्राइब और मिसिंग ट्राइब ऑफ असम की, जो पतानी अरुणाचल प्रदेश की और मिसिंग असम की। तो मिसिंग जो है प्लाऊ कल्टीवेशन करते हैं, ये राइस कल्टीवेटर्स होते हैं, लेकिन राइस के फील्ड में भी प्लाऊ का ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह प्लाउ कल्टीवेशन हो गया। देन कुछ इंडिजिनस इकोनॉमीज हो गई, जो इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट एंड फोक आर्ट और उस पर बेस्ड होती है, जो कि मोस्टली हर ट्राइब में आपको इंडिजिनस इकोनॉमीज मिलेंगी, जिस पर कुछ उनका इकोनॉमी बेस्ड होती है। पहले क्या करते थे कि कुछ आपस में ही एक्सचेंज कर दिया करते रहे होंगे आपस में कम्युनिटीज़ में ज़रूरत पड़ने पर अभी ये मार्केट एरिया से जुड़ चुके हैं, और ये इंडिजिनस इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी से डायरेक्ट जुड़ चुकी है जुड़ चुके हैं, जिससे इनको काफ़ी फायदा भी होता है। टाइप ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म, तो जो कुछ भी हम एक्सचेंज मैकेनिज्म देखते हैं मोस्टली प्रिमिटिव सोसाइटी, आपको बार्टर है। बार्टर एक्सचेंज अभी भी आपको जो प्रेजेंट के ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही हैं वहाँ पर भी मिलेगा। या मोस्टली हम अर्बन कम्युनिटीज़ में भी बार्टर देखते हैं। ये जनरल एक एक मतलब सामान के बदले एक दूसरा सामान जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम बार्टर कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोसिटी है ये कि हमको दिखाई देती है। तो ये कुछ एक्सचेंज मैकेनिज्म है जो बोथ इन प्रिमिटिव एंड मार्केट इकोनॉमी या एडवांस इकोनॉमी सिस्टम में पाए जाते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमी में भी आपको ये एक्सचेंज सिस्टम्स दिखाई देंगे, पर इसमें से मोस्टली बार्टर और रेसिप्रोसिटी हम देखते हैं कि प्रिमिटिव इकोनॉमीज में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो barter is a exchange of goods to one another. It may occur at any place, कहीं भी हो सकता है। It may can take can be a help exchange, किसी को हेल्प करने के लिए आप एक्सचेंज करते हैं, या सेरेमोनियल एक्सचेंज होता है, या अदर हो सकता है। इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो कभी भी बार्टर में मनी इन्वॉल्व नहीं होती। तो अगर आप मॉडर्न इकोनॉमी के में रहते हैं और तब भी अगर आप बार्टर करेंगे तो बार्टर में कभी भी कैश का एक्सचेंज नहीं होता है। ओनली गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज इन फ्रॉम वन टू अनदर। तो जनरली हम गुड्स को ही इसमें करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो गुड्स का जब एक्सचेंज करते हैं, किसी भी वस्तु का एक्सचेंज करते हैं, एक व्यक्ति ने आपको कुछ वस्तु दी, कोई फूड आइटम दिया, कुछ क्लॉथ दिया, कुछ और दिया, और उसके बदले में आप उसको दूसरा कुछ प्रोडक्ट दे देंगे, उसी को हम बार्टर कहते हैं। तो यहाँ पर फेस टू फेस बार्टर होता है या साइलेंट बार्टर होता है। टू टाइप्स ऑफ बार्टर होते हैं, फेस टू फेस बार्टर एंड साइलेंट बार्टर। फेस टू फेस बार्टर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है और आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं सामान, उसको हम फेस टू फेस बार्टर मीन्स प्रत्यक्ष एक दूसरे से मिलकर जब हम आपस में सामान का एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम फेस टू फेस बार्टर कहते हैं। और साइलेंट बार्टर वो बार्टर होता है जब एक पार्टी या एक व्यक्ति दूसरे से बिना मिले उसके सामान को एक पर्टिकुलर प्लेस पे छोड़ देता है, और फिर दूसरा व्यक्ति उस प्लेस पे आता है और अपने सामान को ले जाता है, और इसके लिए कोई सामान छोड़ देता है, फिर ये आता है अपने सामान को ले लेता है। तो इस तरह बिना मिले एक दूसरे से ये एक दूसरे से बिना मिले अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइटम्स का, और उसी को हम साइलेंट बार्टर कहते हैं, डम बार्टर कहते हैं, डम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो विदाउट मीटिंग वन अनदर और विदाउट टॉकिंग टू वन अनदर, जब हम बिना किसी एक दूसरे से मिले या बात किए, जब
ऐसा एक्सचेंज कर देते हैं दो वस्तुओं का, तो उसको हम क्या कहते हैं, डम बार्टर या साइलेंट बार्टर। टू पार्टीज विदाउट मीटिंग वन अनदर exchange their item. One party leaves items at a specific place, other party comes and takes those items and leaves the item without meeting first party. Then आता है reciprocity. So reciprocity is the exchange of goods and services to one another associated with other activities like religious ceremonies, feasts, festivals, fairs, etc. तो यहाँ पे गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी भी एक्सचेंज है, बार्टर इज ऑल्सो एक्सचेंज। तो बार्टर में हम ओनली गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन रेसिप्रोसिटी में हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का एक्सचेंज करते हैं। अभी भी आपको ट्राइबल विलेजेस में बार्टर मिल जाएगा, या आपको अभी सिटी में भी मिल जाएगा बार्टर। अब ट्राइबल विलेजेस का कुछ एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि यहीं पर छत्तीसगढ़ के एक विलेज में जो है एक बार फील्ड वर्क के दौरान कुछ बच्चों ने बताया कि वो जो छेरछेरा एक फेस्टिवल होता है, उसमें पता है कि वो छेरछेरा में जो भी चावल या इस तरह का मतलब प्रोडक्ट वो हर घर से इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो हर घर से इकट्ठा करके ले जाते हैं और उसके बदले में पूछा गया कि ये इकट्ठा करते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा। तो बताते हैं कि घर में ले जाके देंगे और फिर उसके बदले में हम लोग को कुछ खाने पीने का अच्छा आइटम मिलेगा, कुछ गिफ्ट्स मिलेगा, और कुछ पर्सनली वो फुल्की या जो गोलगप्पे जिसको कहते हैं, पानी पूरी कहते हैं, उनके कॉर्नर तक जाते हैं, चाट कॉर्नर तक, और वहाँ से उतने चावल उनको देकर उसके बदले में उतने ही प्राइस के गोलगप्पे या फुल्कियाँ खा लेते हैं। तो इस तरह एक बार्टर सिस्टम उन्होंने डेवलप किया कि सामान के बदले सामान उनको फ़ायदा भी हुआ, और उन्होंने यहाँ पर कलेक्ट किया इतना सारा फूड, मतलब राइस के फॉर्म में। छेरछेरा फेस्टिवल में राइस जो है, नया चावल आता है, उसको वो इकट्ठा करते हैं घर घर जाकर बच्चे, और फिर उसको इस तरह वो बार्टर करते हैं और उसके बदले उनको कुछ सामान मिलता है। ऐसा कुछ लोगों ने बताया, ठीक है। तो बाकी भी ऐसा कुछ करते होंगे। ठीक इसी तरह एक बार्टर दिखाई दिया कि एक महिला जो लाख बीन के लाई थी जंगल से, वो अपने ही गांव की एक किराने की दुकान में जाती है, उस लाख को एक पन्नी में करके वो ला के देती है, और फिर दुकानदार से कहती है कि उतने ही मूल्य का, जितने का वो लाख का कीमत लगाएगा उतने ही मूल्य का उसको चावल दे दे। तो वो 100 रुपए का उसको चावल देता है। तो उसके हिसाब से जो दुकानदार, उसके हिसाब से वो 100 रुपए का लाख लाई रही होगी, और उसने 100 रुपए की कीमत के बराबर उसको चावल दे दिया। तो इट्स आल्सो फॉर्म ऑफ बार्टर। तो इस तरह बिना कैश यूज किए, बिना मनी का इन्वॉल्वमेंट के सामान का एक्सचेंज हो गया और लोगों की नीड्स भी पूरी हो गई। तो इस तरह बार्टर एक्सचेंज किया जाता है। अभी शहरों का अगर एग्जांपल दें, तो आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने देखा होगा कि शहरों में कभी कभी कुछ ऐसे ठेले वाले या कुछ ऐसे आ जाते हैं जो आपसे पुराने बर्तन, मतलब पुराने सामान मांगते हैं, जैसे कि कपड़े या पुराने बर्तन ऐसा मांगेंगे, ठीक है। पुराने कपड़े या पुराने बर्तन, या कुछ और भी आइटम्स हो सकते हैं, पुराने अखबार और इस तरह के, ठीक है। और उसके बदले में आपको कुछ नया गिफ्ट देंगे, चाहे आपको नया बर्तन मिल जाएगा, या अखबार के बदले कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, या कुछ इस तरह। कुछ शॉप्स वाले भी ऐसा करते हैं। तो इस तरह क्या हो गया, ये एक बार्टर सिस्टम हो गया कि यहाँ पर सामान के बदले आपको सामान एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और आपको जो ज़रूरत का सामान है आपने ले लिया, उनको जो ज़रूरत है उन्होंने आपसे ले लिया। तो इस तरह क्या हो गया, बार्टर हो गया। तो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ बार्टर इन प्रेजेंट सोसाइटी, ठीक है। तो जब अभी आपको अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों जगह ही अभी भी आपको बार्टर मिल सकता है। कुछ घरों में जैसे चावल खत्म हो गया तो उन्होंने बगल वाले से चावल ले लिया, अगर उसको नमक की जरूरत है तो उसको नमक दे दिया, तो चावल के बदले नमक दे दिया, नमक के बदले चावल दे दिया। ये और भी प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान इस तरह किया जाता है, उसी को हम बार्टर कहते हैं। रेसिप्रोसिटी को हम जब देखते हैं तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है टू वन अनदर एसोसिएटेड विद अदर एक्टिविटीज लाइक रिलीजियस सेरेमनीज। तो रेसिप्रोसिटी जब होती है जिसमें बैलेंस रेसिप्रोसिटी एक्सचेंज, जिसमें इसको भी बार्टर का आप नाम दे सकते हैं, पर इसमें दूसरी भी एक्टिविटीज जुड़ जाती है। बार्टर में सिर्फ सामान का आदान प्रदान हुआ, बाकी कोई एक्टिविटीज जुड़ी नहीं है,
पर यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ भी जुड़ जाती हैं, तो इसलिए ये रेसिप्रोसिटी जो एक बार्टर ही है लेकिन ये थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज भी जुड़ जाती हैं, कुछ सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिलीजियस होती हैं वो भी जुड़ जाती हैं, तो इस तरह ये रेसिप्रोसिटी थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी दो टाइप की रेसिप्रोसिटी है, एक तो जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी है, दूसरा बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी है। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी में गिव एंड टेक होता है विदाउट होप ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो बिना विदाउट होप ऑफ रिटर्न मीन बदले में आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिटर्न की बिना चिंता किए हम आपस में एक दूसरे को देते लेते रहते हैं। जैसा कि जनरली हम गिफ्ट देते हैं, मौक़ों मौक़ों पर एक दूसरे को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को हम गिफ्ट देते हैं, पर हम ये सोच के नहीं देते कि हमें भी कोई गिफ्ट मिलेगा। हम अपनी स्वेच्छा से जब हम किसी को देते हैं और वो भी अपनी स्वेच्छा से हमें कुछ दे देता है, तो इसको जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी कहते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को देते रहते हैं या बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करते हैं, तो इस तरह ये सब चलता है आपस में, रिलेटिव्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में। इसको क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। फिर बैलेंस रेसिप्रोसिटी आती है जहाँ पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू के को ही मतलब माना जाता है कि ये ही हमको रिटर्न में मिलेगा, और इस तरह एक सेरिमोनियल एक्सचेंज भी इसमें आ जाता है कि कोई एक निश्चित समय सीमा निर्धारित होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हम आपस में एक दूसरे को सामान का आदान प्रदान करते हैं। तो टाइम एंड वैल्यू ऑफ रिटर्न इज डिसाइडेड फिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड वीजा ऑफ रिलेटिव वैल्यू इज नॉट फाउंड। यहाँ पर भी आपको जो मनी जैसा कुछ यहाँ पर नहीं दिखेगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ फूड आइटम्स, कुछ ऑर्नामेंट्स या कुछ और भी चीज़ें आपको एक्सचेंज एक दूसरे से करनी होती है। तो ट्रेड एंड आइटम्स वेयर नेवर रिवर्स्ड, यहाँ पर ट्रेड और आइटम्स कभी रिवर्स नहीं होते। यहाँ पर निश्चित होता है, मीन्स एक पार्टी जो अगर आपको नेकलेस देना है तो आप हमेशा नेकलेस ही देंगे दूसरे वाले को, कभी भी नेकलेस के बदले कुछ दूसरी चीज़ नहीं देंगे, तो यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, तो रिवर्स नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल कूला ट्रेड को लेते हैं, जिसको मेलिनोव्स्की ने स्टडी किया था। ट्रोबाइंड आइलैंड पे कूला ट्रेड को उन्होंने, मेलिनोव्स्की ने स्टडी किया था, और उन्होंने बताया था कि जो कूला है, इट्स अ कूला एक प्रकार का ट्रेड, या कूला एज अ रेसिप्रोसिटी और कूला एज अ बार्टर एक्सचेंज, जहाँ पर कि दो कम्युनिटीज आपस में कुछ आइटम्स को मतलब एक दूसरे को वो रिटर्न करते हैं निश्चित समय पे, और इस तरह वो आपस में सोशल रिलेशनशिप्स को बनाए रखने का काम करता है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप और अदर इस टाइप का जो सोशल रिलेशनशिप्स है उसको बनाए रखने के लिए ही खुला एक्सचेंज या इस तरह के सेरिमोनियल एक्सचेंज किए जाते हैं। और इसमें कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं। इसके साथ साथ वो कैनो बिल्डिंग भी करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स कैनो बनाते हैं जिसमें चीफ के साथ सारे उसके नीचे के मेंबर्स जब जुड़े रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए डोगू एक है और ट्रोबाइंडर्स है। ठीक है, तो डोगू और ट्रोबाइंडर्स के बीच में यहाँ पर एक्सचेंज होना है, तो डोगू जो है हमेशा नेकलेसेस देंगे और ट्रोबाइंडर्स हमेशा आर्म बैंड्स देंगे, ये फिक्स है। डोगू गिव नेकलेसेस टू ट्रोबाइंड्स एंड रिटर्न टेक आर्मबैंड्स फ्रॉम ट्रोबाइंड, तो ट्रोबाइंड से आर्मबैंड लेंगे और उनको नेकलेस देंगे, पर कभी भी ट्रोबाइंडर्स जो है वो नेकलेसेस डोगू को नहीं देंगे, हमेशा डोगू ही नेकलेस देगा ट्रोबाइंडर्स को, और ट्रोबाइंडर्स हमेशा आर्मबैंड्स देंगे डोगू को। और ये एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में होता है, मीन्स डोगू हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं जबकि ट्रोबाइंडर्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में देते हैं। तो इस तरह जो है ये फिक्स रहता है और एक निश्चित समय पर एक दूसरे को देते हैं, और इनमें कुछ सेरेमनीज एक्टिविटीज़ होती हैं, एक फीस्ट होता है, कैनो बिल्डिंग भी होती है, और तमाम दूसरी एक्टिविटीज़ भी इस ट्रेड के दौरान होती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर इंटर ग्रुप भी होता है, इन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ भी होता है, इन बिटवीन द टू आइलैंड्स भी होता है। तो ऐसा कुछ स्टडी किया था मेलिनोव्स्की ने, कूला ट्रेड, जो आप मेलिनोव्स्की के बारे में पढ़ लेंगे।
तो शायद आपने पढ़ा भी होगा, फंक्शनलिस्ट अप्रोच पढ़ रहे थे तो खुला ट्रेड पढ़ा होगा, उसमें इस तरह का एक एक्सचेंज सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रोबाइंड आइलैंड्स पे पाया जाता है, में 4 आइलैंड्स है और उनके बीच में आपस में इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप रहता है एक्सचेंज का। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ट्राइब्स स्टडीड बाय, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि कुछ ट्राइब्स के इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी किया, जैसे मेलनोस्की ने ट्रोबाइंडर्स की स्टडी किया ट्रोबाइंड आइलैंड पे। इस तरह पॉल बोहानन ने द्वीप की इकोनॉमी को स्टडी किया था, द्वीप के अमंग एक्सचेंजेस या इकोनॉमी स्टडी किया। रेमंड फोर्थ ने टिकोपिया पे स्टडी किया, वी द टिकोपिया इनकी बुक है। सेल्सबरी ने सियाने ट्राइब पर स्टडी किया एंड बोआज ने क्वाक्यूटल पे किया, जिसमें कि पोर्टलैच जो आपको सिस्टम मिलता है लेवलिंग मैकेनिज्म का, वो बोआज ने स्टडी किया था क्वाक्यूटल ट्राइब पर। ठीक है, क्वाक्यूटल टेक्स्ट उनकी बुक थी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बैलेंस रेसिप्रोसिटी है, इट्स अ टाइप ऑफ सेरेमोनियल एक्सचेंज, और जिसमें कि दूसरी एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती हैं और कभी भी ट्रेड और आइटम्स रिवर्स नहीं होते हैं। ठीक है, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन आता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं कि जो लेबर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो एक सेंट्रल प्लेस पे लाकर रख देते हैं और वहाँ से वो प्रोड्यूसर्स और नॉन प्रोड्यूसर्स को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो है ये एक चीफ के द्वारा किया जाता है। तो जो भी उस हेड होगा, विलेज हेड होगा, चीफ होगा, वो प्रोड्यूसर्स या नॉन प्रोड्यूसर्स को इक्वली वो सारा जो प्रोडक्ट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। चीफ ऑफ अ ट्राइब और chiefdom acts as distributor or redistributor. For example, जजमानी सिस्टम among the Indian caste system, redistribution among the tribes like turbines, etc. ठीक है, तो ज़्यादातर ट्राइब सिस्टम में, चीफडम में आपको ये सब रिडिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। जजमानी सिस्टम जो इंडियन कास्ट सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि अभी प्रेजेंट में अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से धीरे धीरे ये जो प्रथाएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं, पर अभी भी कुछ गाँव में आपको ये मिलेगा। तो जो इंडियन कास्ट सिस्टम की एक बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि ये एक ग्रुप सॉलिडारिटी बनाए रखने का काम करते हैं, जिसमें कि एक विलेज में बहुत सारे कास्ट एक साथ रहते हैं और कुछ खास मौक़ों पर सब एक दूसरे की मदद करते हैं, कुछ अपनी सर्विसेज देते हैं अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के यहाँ मैरिज पड़ी है, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के यहाँ मैरिज पड़ी है या चीफ के घर में मैरिज पड़ी है, जो विलेज का चीफ है, तो वहाँ पर एक पंडित या ब्राह्मण जाएगा जो शादी के इम्पोर्टेंट पूजा पाठ से रिलेटेड काम कराएगा। फिर एक जो है धोबी का काम रहता है, शादी कुछ प्रथाओं पे धोबी का काम रहता है, धोबी से सर्विसेज ली जाएंगी। ठीक है, नाऊ नाइन या जिसको बार्बर कहते हैं उसकी सर्विसेज ली जाएंगी। कुछ जगहों पर रंग लगाना है, किसी का बाल काटना है, कुछ इस तरह सिचुएशंस मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं तो नाऊ की मदद ली जाती है। धोबी के द्वारा क्लॉथ वॉथ इस तरह करते हैं। इसी तरह चमड़े चमकार या शू पॉलिश करता है जो, हाँ, तो वो आते हैं और वो आपकी जितने भी लोग वहाँ पर गेस्ट होते हैं सबकी शूज़ को पॉलिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है दूसरे भी कुछ लोगों से पानी भरवाया जाएगा, कुछ लोग सिर्फ कुक एज ए कुक काम करेंगे, कुछ कम्युनिटीज़ के लोग, कुछ लोग जो सब्जी कल्टीवेट करते हैं वो अपना सब्जी का प्रोड्यूस ला के देंगे, हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं जो ज़्यादातर जिनका धान या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हुआ वो उससे मदद ला कर करेंगे। तो इस तरह सब ने अपनी अपनी सर्विसेज, कुछ सफाई के काम करेंगे। ठीक है, तो सब ने अपनी अपनी हिसाब से सब ने अपना अपना सर्विसेज दिया, जिसको जो बनता है वो सब लाकर अपनी उसकी सेवाएं कर देते हैं ऐसे मौकों। ठीक है, और इससे क्या होता है सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि कभी भी कोई आपस में ज़रूरत पड़ सकती है किसी को भी किसी की। तो इंडियन कास्ट सिस्टम की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें सारी कास्ट जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इन सब सर्विसेज आपस में एक दूसरे को देते लेते रहते हैं। खासकर विलेजेस में आपको मिलेगा जहाँ पर इस तरह एकजुटता बनी रहती है, एक सोशल कोहेजन बना रहता है, सोशल सॉलिडारिटी का काम करता है जजमानी सिस्टम, जहाँ पर एक दूसरे को हम कुछ सर्विसेज देते हैं, अपने कुछ प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे उनकी मदद भी हो जाती है। और बदले में जो चीफ होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है,
उस प्रोग्राम का या जिसकी यहाँ ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्या करते हैं, बदले में सबको कुछ अनाज देंगे, कुछ मनी देंगे या उस तरह का कुछ देते हैं। तो आज के सिस्टम में मनी दी जाती है, पहले कुछ अनाज या कुछ कैटल इस तरह की गिफ्ट में दिए जाते थे और उससे उनकी मदद हो जाया करती रही होगी। ठीक है, तो इस तरह सबसे हम सर्विसेज लेते हैं, सबको इक्वल यहाँ पर स्टेटस होता है कि सबका, क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरत है तो सबको हमने यहाँ पर समान अधिकार दिया और इक्वली हम सबको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। अब बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आएगी, सब अपना अपना काम कर लिए, प्रोग्राम हो गया, उसके बाद हमने सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो, जो नॉन प्रोड्यूसर्स हैं वो भी, जिन्होंने अपने कुछ शहनाई बजा रहे हैं, कुछ डांस करके दिखाएंगे, कुछ अपना फोक आर्टिस्ट होंगे, तो सबने अपना अपना कुछ कुछ कलाएं दिखाई, सबने अपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कुछ कुछ सर्विसेज दी और उनको बदले में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जजमानी सिस्टम जो है इंडियन कास्ट सिस्टम का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और इसमें ये, इस प्रथा में ये सारी सिचुएशन मतलब पाई जाती है। ठीक है, it is also an example of redistribution. Then leveling mechanism, leveling mechanism में क्या होता है, ये सारी कम्युनिटीज में पाई जाती है, most prominent tribal and peasant societies। ठीक है, according to Manning Nash, Manning Nash ने बताया कि there are ways of, these are ways of forcing the expenditure of accumulated resources into channels, social ends that are not economic or productive. Various forms are social loans to relatives, neighbors, friends, etc., large fees, etc. ठीक है, तो ये एक प्रकार का तरीका है जिसमें कि हम किसी के पास ज़्यादा जैसे धन इकट्ठा हो गया, ज़्यादा प्रोडक्शन इकट्ठा हो गया, फॉरेस्ट मतलब ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए, तो उसको लोगों को बांट देना जिससे कि सबको मिल जाए और हमारा भी बैलेंस बना रहे। तो बैलेंस बना रहे, एक स्टेटस मेंटेन रहे समाज में सबका, और दूसरों को जो नीडी पीपल्स हैं उनको भी मिल जाए और हमारे पास भी मतलब पर्याप्त साधन रहे और दूसरों को भी साधन उपलब्ध करा दें। इसका एक तरीका बनाया गया जिसको हम कहते हैं लेवलिंग मैकेनिज्म, मीन्स लेवल मेंटेन रहे। और इसमें क्या करते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या ये एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ डोनेशन कर दें कुछ एनजीओज को या अनाथ आश्रम, इस तरह की जो संस्थाएं हैं तमाम, या हॉस्पिटल्स को, तो इस तरह, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दान करना, तो इस तरह हम डोनेट करते हैं फंड्स को। तो क्या होता है उससे, इट्स अ पार्ट, इट्स अ टाइप ऑफ लेवलिंग मैकेनिज्म। ये किसी रिलेटिव को जरूरत पड़ गई, आपने उसकी मदद कर दी क्योंकि आपके पास ज़्यादा है, तो मदद कर देना इस तरह, और लेवल मेंटेन रखना, सब नीडी पीपल्स को टाइम टाइम पर देते रहना, और किसी बड़े भोज का आयोजन करा देना, भंडारे का आयोजन करा देना, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जनरली ये सब होता है किसी बड़े बिजनेसमैन या सेठ के द्वारा, जिनको धन्ना सेठ कहा जाता है, उनके द्वारा क्या होता है, जनरली इस तरह की फीस या भंडारे दे दिए जाते हैं। तो जनता को भी खुशी होती है कि उन्हें फ्री का कुछ इस तरह का खाना मिल गया और उनका भी कल्याण हो जाता है कि उनके पास धन का एक बैलेंस बना रहता है। बहुत अफराद धन होता है उसको भी वो कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं, तो ठीक रहता है। तो इस तरह लेवलिंग मैकेनिज्म कहते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल आपको पोटलैच में मिलेगा। पोटलैच इज सेरेमोनियल फीस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिकन इंडियंस, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक लार्ज फीस देते हैं कम्युनिटी मेंबर्स को, जिसमें कि खूब सारा भोजन ये कराते हैं, एक बड़ा सेरेमोनियल फीस्ट होता है, इसी को हम पोटलैच कहते हैं, जो कि अमेरिकन इंडियंस के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिकन इंडियंस में होता है। और कुछ ब्लैंकेट्स भी वो एक्यूमुलेशन करके रखते हैं बहुत दिनों तक कि ऐसे मौक़ों पर जब सेरेमोनियल फीस्ट होगी तो हम सबको ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह का कुछ पोटलैच में दिखाई देता है, ये एक लेवलिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, मार्केट जो है इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में भी हमको एक्सचेंज दिखाया था कि सामान के बदले में जब हमने कुछ सामान लिया तो हमने उसके बदले में कुछ कैश दिया,
तो यहाँ पर भी एक्सचेंज है इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। इट्स अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस यूजिंग द ऑल पर्पस और जनरल पर्पस मनी। तो यहाँ पे लिमिटेड पर्पस मनी भी देखी जा सकती है कुछ पीजेंट कम्युनिटीज में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जनरल पर्पस मनी या ऑल पर्पस मनी जो है जो कि स्टैंडर्ड मेजर ऑफ रिलेटिव वैल्यू है, नॉट फाउंड इन नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, मीन जो कि नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में अभी तक हमको मनी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दिया, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में आपको मनी दिखाई देगा, जो एक फिजिकल उसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा मनी का। और ओनली पेरिफेरल मार्केट्स जो है हमको प्री इंडस्ट्रियल में मिल सकते हैं, जैसा कि पॉल वॉर्नर ने बताया। पेरिफेरल मार्केट्स कहने का मतलब ये होता है कि जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो मार्केट से जुड़ जाती हैं, वो अपने जैसे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस उन्होंने कुछ इकट्ठा किया, कलेक्ट किया तेंदुपत्ता, वो आसपास के जो वीकली मार्केट्स होते हैं या वहाँ पर जाके अपने सामान बेचते हैं, या बास्केटरी में अगर इन्वॉल्व है कोई ट्राइब तो अपनी बास्केट बेच देगी, या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया है उसको वो मार्केट से जोड़ देंगे, कुछ क्लॉथ या कुछ इस तरह के उनका कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, उसको जब आसपास की वीकली मार्केट या से जुड़ जाते हैं और उससे सामान को अपने उसके बदले में कैश लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल मार्केट, जैसा कि पीजेंट सोसाइटीज में आपको ज़्यादा मिलता है, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज में भी। खासकर आज के दौर में तो वो मार्केट इकोनॉमी से जुड़ ही गए हैं सारे ट्राइबल्स, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स, कुछ आइसोलेटेड ट्राइबल्स को छोड़कर ज़्यादा मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स को अपने प्रोड्यूस को अब मार्केट एरिया में बेचने लग गए हैं, लाइक अदर विलेजर्स, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी में मतलब जो आज के समय है उसमें काफ़ी बदलाव आया है, तो जो एडवांसमेंट हुआ है या हम कह सकते हैं अर्बनाइजेशन या एजुकेशन की वजह से जो कुछ भी चेंजेस आए हैं समाज में, उसकी वजह से मार्केट इकोनॉमी या मॉडर्न इकोनॉमी भी ट्राइबल इलाकों में पहुंच चुकी है, और वहाँ पर भी लोग मार्केट एरिया से जुड़ चुके हैं और कैश लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बदले। उनको भी प्रॉफिट समझ में आ गया कि उनको भी मतलब अपना समाज में अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए या स्टैंडर्ड्स लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए एजुकेशन आने के बाद उनको तमाम ऐसी चीज़ें पता लगी हैं, और जिससे उन्होंने मार्केट इकोनॉमी से लाइक अदर जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनके बदलाव आए, सोशल चेंजेस आए, उनमें एक इकोनॉमिक सिस्टम में भी बदलाव आया। तो एजुकेशन आने से तमाम दूसरी चीज़ों में बदलाव आता है, और उसमें एक मार्केट इकोनॉमी से भी वो जुड़ चुके हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और ट्राइबल इंडिजिनस इकोनॉमी, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि मार्केट इकोनॉमी से जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारी वो जुड़ चुकी है, जिसमें कि जो आर्टिसन ग्रुप होते हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, जैसे कि अभी बस्तर के कुछ आर्टिस्ट हैं जो गढ़वा कला बनाते हैं, बेल मेटल पे बनाते हैं, या कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं दुर्गा एंड डोबला या कुछ या माया जो कि उस पे लकड़ी पर बेल मेटल पर और टेराकोटा पे भी आर्ट बनाते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्राइबल आर्ट होती है जिसको कि वो आसपास के मार्केट में बेचते हैं और उससे उनको कुछ प्रॉफिट होती है। तो यहाँ पर मनी इकोनॉमी आ गई है, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के आने से जो ट्राइबल के जो इंडिजिनस इकोनॉमी जो अभी तक बार्टर और रेसिप्रोसिटी पर बेस्ड थी, अब वो मनी बेस्ड इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप हो गई है, यहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या किया उन्होंने, मार्केट से जब जुड़ गए तो जो आर्ट एंड क्राफ्ट पहले पे और वैल्यूएबल आइटम्स होते थे, इसमें की क्वालिटी पर बेस्ड फोकस ज़्यादा होता था, अब क्वांटिटी पर फोकस हो गया है, मोर द क्वांटिटीज तो मोर विल बी द प्रॉफिट। तो क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दी है, क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस नहीं, तो इससे आर्ट एंड जो क्राफ्ट थी, जो उनकी इंडिजिनस आर्ट थी उसमें गिरावट आई है, लेकिन उनको प्रॉफिट ज़्यादा उससे मिलने लगा है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। क्वालिटी पर अगर फोकस करेंगे तो क्वांटिटी नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी और क्वालिटी पे गिरावट आ गई। तो इस तरह बात कर रहे हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा अभी प्रेजेंट जो ट्राइबल इंडिजिनस इकोनॉमी है, तो इम्पैक्ट यही पड़ा कि जो क्वालिटी है वो उस पर गिरावट गिरावट आई, क्वालिटी डाउन हो गई, लेकिन जो क्वांटिटी है वो अपराइज कर गई, ठीक है। तो लॉस ऑफ इंडिजिनस इकोनॉमीज लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट आर्टिसंस, म्यूजिक इस तरह खत्म हो गया, फोकलोर, folk art, economics etc. and mixed with the market economy for more profits, move to cash crops and cash economies.
अभी तक वो मिलेट्स, रागी और जो भी दूसरी तरह की जो इस तरह के मोटे अनाज थे वो ग्रो करते थे, या इतना ही ग्रो कर रहे थे जितना उनका कंजप्शन हो पाए। ठीक है, पर अब उन्होंने कैश क्रॉप्स को, कैश इकोनॉमीज को फोकस करना कर दिया है, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मोर प्रॉफिट हो पाए, मार्केट से जुड़ जाए, कैश क्रॉप को जिसकी मांग ज़्यादा है बाजार में उसको वो ग्रो करने लगे, जिससे कि उनको ज़्यादा कैश प्रॉफिट होता है। लेबरर्स के रूप में काम करते हैं ज़्यादातर इंडस्ट्रीज या माइंस में वर्क एज ए लेबरर्स, तो अलॉन्ग विद अदर इकोनॉमी जो उनके एग्रीकल्चर के रूप में काम करते हैं या फिशिंग सब्सिडी पे वो बेस्ड हैं, या फ्रूट कलेक्टर्स हैं, अभी फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, फिर उसके साथ साथ वो इंडस्ट्रीज और माइंस पर भी काम करने लगे हैं। और ऐसा हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और जो सिटी के लोग जब ऐसे एरियाज में जाने लग गए, वहाँ पर काम करने लगे, तो ऐसे लोग जब लेबरर्स के रूप में उनको वर्क फोर्स की ज़रूरत हुई, तो ये वर्क दे स्टार्टेड वर्किंग एज लेबरर्स। फॉर एग्जांपल अगर रांची अभी की बात करें जो झारखंड एरिया में है, वहाँ पर जब इंडस्ट्रीज जैसा कि विद्यार्थी ने उनको स्टडी किया था रांची को, तो कल्चरल कंट्री ऑफ रांची, उसमें क्या उन्होंने देखा था कि जो वहाँ की रहने वाली ट्राइब्स थी उनके जीवन पे कैसे इसका असर पड़ा। तो जो भी कोल माइंस, जहाँ पर भी आपको कोल माइंस मिलेंगी या जो दूसरी माइंस मिलेंगी जो कि दूसरे मिनरल्स से रिलेटेड होंगी, या तमाम इंडस्ट्रीज जो ऐसे इलाकों में खुल गई, उन पर क्या असर पड़ता है उनके जीवन पर। तो जीवन पर ज़्यादातर यही असर पड़ा कि दे स्टार्टेड वर्किंग एज लेबर, क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइब्स वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज खुल जाती हैं और मजबूरन उनको ऐसी इंडस्ट्रीज या माइंस में काम करना पड़ता है। और तो इससे क्या है, उनका कल्चर प्रभावित होता है, उनकी इकोनॉमी प्रभावित होती है, जो पहले की जो इकोनॉमीज थी तमाम उनको छोड़ के एज ओनली एज ए लेबरर भी काम करना पड़ जाता है, और शहर गाँव से दूर भी हो जाते हैं कई बार। कई बार अपने शहर की, अपने गांव की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं माइंस में, कई बार दूसरी शहरों पर भी जाकर उनको एज ए लेबर काम करना पड़ता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह ये एक प्रभाव हुआ है। दूसरा है दे स्टार्टेड वर्किंग वाइट कॉलर जॉब्स। तो क्योंकि सरकार ने ट्राइब्स के लिए कुछ रिजर्वेशन रखा है, बड़े बड़े जो सर्विसेज हैं उस पर उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होती हैं हर प्रोफेशन में। और इससे उन्होंने वो एजुकेट हुए, लिटरेट हुए, ऐसे सोसाइटीज़ में लिटरेसी बढ़ी, और वो एजुकेशन की वजह से वो वाइट कलर जॉब में भी जाने लगे हैं। तो मोस्टली गोंड, गंवार, इस तरह की ट्राइब्स या ओराव आपको वाइट कलर सर्विसेज में दिखाई देंगे। कुछ अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं, जो कुछ अपने इंडिजिनस उनके आर्ट एंड क्राफ्ट या उस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे वो अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं या कर रहे हैं। मार्केट दियर गुड्स फॉर मोर प्रॉफिट, जैसा कि अभी पता है कि ज़्यादा प्रॉफिट के लिए अपने गुड्स को मार्केटिंग करते हैं। मल्टी सेंट्रिक इकोनॉमी होती है, एट द सेम टाइम दे आर बिजी इन डिफरेंट जॉब फॉर मोर अर्निंग। तो ऐसा मॉडर्न इकोनॉमी में ही देखने को मिलेगा। मॉडर्नाइजेशन या अर्बनाइजेशन आने के बाद ट्राइब्स में जब इस तरह का मतलब जब एजुकेट हुए, तो उन्होंने एक साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए ऐसा करना शुरू किया, मीन्स हायर ऑक्यूपेशन में भी जाने लगे, और साथ साथ अपनी जो पहले की इकोनॉमी चल रही थी उनको भी मेंटेन रखा, और जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिल जाए, और उनको जो महिलाएं हैं वो अच्छे से अच्छे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर सके, अच्छे से अच्छा वो फूड या क्लॉथ्स यूज़ कर सके, बड़ा सा घर हो सके, कॉस्टली ऑर्नामेंट से ज्वेलरीज पहन सके। और इसके लिए इन्होंने तमाम जो है प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी पर फोकस करना शुरू कर दिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड मेलिनोव्स्की इन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। तो मार्क्स ने क्या बताया, मार्क्स ने बताया कि जैसे कल्चर स्टार्ट हुआ, मतलब सर्वाइवल के लिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स के लिए कल्चर की शुरुआत हुई, जब हम प्रिमिटिव मैन की बात करते हैं ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक स्टेज,
पहली बार टूल मेकिंग प्रोसेस क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि उसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए कुछ काम करना उसने शुरू किया। तो पहली बार टूल बनाया, टूल से फिर उसने हंटिंग की, रूट कटिंग की और उसने खाया और जिससे कि उसका सर्वाइवल बना रहा। फिर उसने और भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की, फिर और भी वो अच्छे एफिशिएंट हंटर हो गया और आगे उसकी इकोनॉमीज, उसका कल्चर डेवलप करता गया स्टेज बाय स्टेज। पैलियोलिथिक में भी आपको लोअर से मिडिल, देन अपर पैलियोलिथिक में डिफरेंट इकोनॉमीज मिलती हैं। देन आपको मीजोलिथिक कल्चर आता है, देन नियोलिथिक कल्चर आता है, फिर वो एग्रीकल्चरिस्ट हो जाता है नियोलिथिक कल्चर आने के बाद। फिर कॉपर एंड आयरन आती है, फिर मेटल का इन्वेंशन कर देता है। तो इस तरह हमको पता चलता है कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स मैन स्टार्टेड डूइंग वर्क, और वही इकोनॉमी बन गया। ठीक है, तो मार्क्स भी यही कहते हैं कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द थ्री प्रिंसिपल नीड्स, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर है, वो किसी भी की बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, किसी को भी व्यक्ति को, जीवित इंसान को, जो मेन उसकी थ्री नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की, और इन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है बाय यूजिंग सम टेक्नोलॉजी, उससे कुछ प्रोडक्शन होता है एंड दिस गिव्स राइज टू इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक है, देन प्रोड्यूस इज कंज्यूम, फिर प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस ही इसीलिए किया है कि वो कंज्यूम होगा। देन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्सचेंज होगा, ज़रूरत के हिसाब से वो एक्सचेंज होगा एमोंग एंड विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें एक अकेले मैन का कुछ नहीं है, समाज के हर सदस्य की इसमें सहभागिता होती है और तब जाके इकोनॉमी एक डेवलप होती है। इसमें क्या आपकी प्रिमिटिव इकोनॉमी में भी और प्रेजेंट में भी डिवीजन ऑफ लेबर देखते होंगे कि प्रिमिटिव जो हंटर गैदरिंग इकोनॉमी थी उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर था जेंडर बेस्ड, जिसमें कि मेन जो है वो हंटर्स होते थे और जो फीमेल होती थी वो घर में घर के हाउस होल्ड जॉब्स करती थी और बच्चों की केयरिंग करती थी। ठीक है, तो इस तरह एक फैमिली में लोगों ने एक दूसरे की हेल्प से इकोनॉमी डेवलप की। फिर धीरे धीरे एक समाज, क्योंकि एक ग्रुप इकट्ठा हुआ और फिर ग्रुप से एक बड़ा समाज स्थापित हुआ और धीरे धीरे समाज के हर मेंबर्स ने उसमें अपनी सहभागिता दी। तो इस तरह मार्क्स बोलते हैं इस तरह इकोनॉमी का जन्म हुआ और इन दिस वे एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग। Malinowski का कहना है कि he viewed economics as an institution to fulfill certain needs for existence। ठीक है, तो मेलिनोव्स्की के हिसाब से जो इकोनॉमिक्स है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है लाइक अदर इंस्टीट्यूशन। वो इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि समाज में जितने भी आपको इस तरह की सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिखते हैं वो सब क्या है, इंस्टीट्यूशन है। वो सब एक इंस्टीट्यूशन है फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटीज फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने इसको भी एक इंस्टीट्यूशन के रूप में माना इकोनॉमिक्स को। उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक्स इज अ कल्चरल रेस्पॉन्स टू डिराइव नीड फॉर प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड। तो प्रोडक्शन, कंजप्शन, मेंटेनेंस ऑफ गुड्स के लिए जो एक ये डिराइव नीड है, इसी से जो कल्चरल रेस्पॉन्स हुआ उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जब हमको प्रोडक्शन करना पड़ा, कंजप्शन और गुड्स का मेंटेनेंस में जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, उससे इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ। ठीक है, इट्स ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन वेयर ग्रुप ऑफ पीपल perform certain activities like production, consumption, maintenance of goods or distribution and exchange, and then this results for the existence of whole community। ठीक है, तो इससे एग्जिस्टेंस हुआ और सपोर्ट मिला। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। ही हैज़ फॉर्मलिस्ट अप्रोच। उनका मानना था कि जो अर्ली सोसाइटीज़ भी थी उनमें कोई प्री इकोनॉमिक स्टेज नहीं पाई जाती। देयर वाज नो प्री इकोनॉमिक स्टेज इन द प्रिमिटिव्स एंड देयर एक्सचेंज सिस्टम इज सो ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलर। तो अगर वो खुला एक्सचेंज की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि कैनो बिल्डिंग भी अगर होती थी ना, तो उसमें वो प्रॉफिट के का दिमाग रहता था कि इतना हम कैनो बनाएंगे तो उससे हमको क्या रिवार्ड में मिलेगा। तो वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम हुआ करता था, ऐसा कोई प्री इकोनॉमिक स्टेज नहीं थी। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था उनके एक्सचेंज सिस्टम में, और जो कि रेगुलर था, वेल ऑर्गेनाइज थी, और जो मीट करता था एक सर्टेन नीड्स को। ठीक है, और उससे उनको कुछ प्रॉफिट भी होती थी। तो इस तरह मेलिनोव्स्की का भी एक फॉर्मलिस्ट अप्रोच था। अब प्योरली वो बताते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है
फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। ठीक है, इस तरह इकोनॉमिक्स को भी उन्होंने कल्चरल नीड जो डेराइव नीड का भी एक रेस्पॉन्स माना। खुला एक्सचेंज सिस्टम, जैसा कि हम लोगों ने अभी आगे भी पढ़ा है, खुला एक्सचेंज सिस्टम ये एक प्रकार का रेसिप्रोसिटी है, एक प्रकार का बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है, जहाँ पर सामान के बदले में सामान जो है दिया जाता है अमंग द टू कम्युनिटीज, और वो रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दो यहाँ पर मटेरियल आपस में आदान प्रदान किए जा रहे हैं इन बिटवीन द डोबू एंड ट्रोबाइंड। डोबू जो है हमेशा सोल्वा देगा ट्रोबाइंड को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड ट्रोबाइंड हमेशा मोवाली देगा डोबू को इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये सोल्वा एंड मोवाली है क्या? सोल्वा जो है रेड शेल नेकलेस है, रेड शेल नेकलेस है, जो कि हमेशा डोबू के द्वारा ट्रोबाइंड को दिया था। कभी भी ट्रोबाइंड जो है डोबू को नेकलेस नहीं देगा। इस तरह ये ट्रोबाइंड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मोवाली देता है। मोवाली जो है वाइट आर्म शेल ब्रेसलेट्स या आर्म बैंड्स है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज में ही दिए जाते हैं। दिस डायरेक्शन इज नेवर रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये होता है 4 आइलैंड्स के बीच में। यहाँ पर हमने दो दो की ही बात की है, ऐसा 4 आइलैंड्स के बीच में होता है, ट्रोबाइंड, एम्पलेट, लोलैंड एंड डोबू, और हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर ट्रोबाइंड एम्पलेट को जो देगा, तो एम्पलेट ट्रोबाइंड को दूसरा आइटम देगा। इस तरह एम्पलेट लोहान को देगा, लोहान एम्पलेट को देगा, डोबू जो है ट्रोबाइंड को देगा, ट्रोबाइंड डोबू को देगा, और इस तरह ये साइकिल बनता रहता है। तो साइक्लिक एक प्रकार का ये जो है एक्सचेंज है, साइक्लिक एक्सचेंज है। ठीक है, साइक्लिक एक्सचेंज है, सेरेमोनियल एक्सचेंज है, और एक साइकिल में होता है और कभी भी रिवर्स नहीं होता है। ठीक, बुक्स बाय मेलिनोव्स्की और इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर मेलिनोव्स्की का इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन की बुक से देखा जा सकता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंटीचूमा सेरेमनीज, ये 1912 पे एक बुक लिखी थी। नेटिव्स ऑफ मैलू 1915, फिशिंग ऑन ट्रोबाइंड आइलैंड 1918, Pula, the circulating exchanges of valuables in archipelago of ईस्टर्न न्यूजीनिया। तो ईस्टर्न न्यूजीनिया के ये 4 आइलैंड्स थे, जो कि हम लोगों ने बात की, Tobago, Emplet, Lowland and Togo. Then primitive economies of Tobago Islanders 1921 and Argonauts of Western Pacific 1922. तो ऑर्गनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में भी खुला एक्सचेंज सिस्टम की बात उन्होंने की है, और खुला पे अलग से भी बुक लिखी है, खुला द सर्कुलेटिंग एक्सचेंजेस ऑफ वैल्यूएबल्स इन आर्चिपेलागो ऑफ ईस्टर्न न्यू जीनिया। तो ये सारी बुक्स जो है इकोनॉमिक्स पर ही डिपेंड करती है, इकोनॉमिक सिस्टम पर ही उन्होंने बात की है। प्रिमिटिव इकोनॉमीज की जो इकोनॉमिक सिस्टम थे, खासकर ट्रोबाइंड आइलैंड के ऊपर इन्होंने 3 बुक, इस तरह 4 बुक लिखी है। फिशिंग, ये नेटिव्स ऑफ मैलू मैलू और पापिया, ये सब जो कम्युनिटीज थी, ये भी इसी न्यूजीनिया के ट्रोबाइंड आइलैंड पर ही रहती हैं। तो ये सारी कुछ ज़्यादातर ट्रोबाइंडर्स पर ही इनका जो मेन स्टडी था, जहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था। तो खुला एक्सचेंज सिस्टम इज वन ऑफ द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेलिनोव्स्की इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, जिस पे कि उन्होंने स्टडी किया था खुला एक्सचेंज सिस्टम पर। देन अदर कंट्रीब्यूशंस इन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। अब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। कुछ बुक्स हैं इनके द्वारा जो इनके कंट्रीब्यूशन कुछ शो करती हैं, और ये जनरली पूछी भी जा सकती हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। रेमंड फर्थ, रेमंड फर्थ जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेमंड फर्थ वाज अ फॉर्मलिस्ट, जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच से बिलोंग करते थे, फॉर्मल इकोनॉमिस्ट थे, और उनकी बुक्स है प्रिमिटिव पॉलिनेशियन इकोनॉमीज, बी द टिकोपिया, मलय फिशरमैन, द पीजेंट इकोनॉमी। तो 1929 पर इन्होंने ये बुक लिखी थी, प्रिमिटिव पॉलिनेशियन इकोनॉमीज और बी द टिकोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। टिकोपिया पे टिकोपिया जो कम्युनिटी है उसकी बात की है। देन मलय फिशरमैन, जो साउथ ईस्ट एशिया में मलय आर्चिपेलागो, वहाँ पर उन्होंने मलय फिशरमैन पर स्टडी किया था, उनकी पीसेंट इकोनॉमी पर। देन एम हर्स्कोविट ने इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल 1948 में लिखी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पे 1942 पे। देन सोल टैक्स में पेनी कैपिटलिस्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया था, और इस पर इन्होंने बुक ली थी 1953। देन कार्ल पोलानी, ये चीफ प्रोपोनेंट थे सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच के, और इनकी जो बुक थी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, इसी पे इन्होंने सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच की बात की थी। इसको इन्होंने एज ए कल्चरल अप्रोच माना था।
सब्सटेंटिविस्ट मीन्स कल्चरल अप्रोच, और जो कि कुछ कल्चरल स्पेसिफिक ही है, कुछ स्पेसिफिक सोसाइटीज़ में ही आपको इकोनॉमी डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगी, ऐसा मानना था कार्ल पोलानी का। तो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बुक लिखी थी, और इसमें उन्होंने बताया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो कैसे जो मार्केट इकोनॉमी आई और उसके बाद जो प्रिमिटिव इकोनॉमीज पर उसका क्या असर पड़ा, और जो समाज में सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन रहता था अभी तक प्रिमिटिव इकोनॉमी में, वो कैसे खत्म होने लगा, समाज में डिविजन्स डेवलप होने लगे आफ्टर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आफ्टर कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में यही बताते हैं। देन कार्ल पोलानी एट ऑल, इसमें कुछ अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ उन्होंने बुक लिखी थी, द ट्रेड एंड मार्केट इन अर्ली एम्पायर्स इन 1957। देन पॉल बोहानन, he wrote two books, Market in Africa, and along with G. Dalton, जो जॉर्ज डाल्टन, इनके साथ टीव इकोनॉमी लिखी थी। तो जो पॉल बॉनन को जब आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तब भी आपने पढ़ा होगा कि अफ्रीकन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने बुक लिखी थी, और टीव पर भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था, मतलब लिखा था इस पे। और सेम इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स पर भी है, तो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल दोनों एंथ्रोपोलॉजी पर इनके कंट्रीब्यूशंस हैं पॉल बोहानन के। पॉल बोहानन ने मार्केट इन अफ्रीका बुक लिखी 1962 पे, एंड अलॉन्ग विद जॉर्ज डाल्टन ही रोट अ बुक द टीव इकोनॉमी, टीव कम्युनिटी पर उन्होंने लिखा था 1970। देन फ्रेडरिक बार्थ रोट अ बुक कैपिटल सेविंग इन क्रेडिट पीजेंट सोसाइटी 1963। मैनिंग नैश, जो कि एक फॉर्मल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने लिखा था कि प्रिमिटिव एंड पीजेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स पर एक बुक लिखी। देन जॉर्ज डाल्टन, जो कि एक सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच रखते थे अलॉन्ग विद कार्ल पोलानी, इन्होंने बुक लिखी थी ट्राइबल एंड पीजेंट इकोनॉमीज, पीजेंट प्रिमिटिव आर्केइक एंड मॉडर्न इकोनॉमीज, जिसमें कि पुरानी के एसेज और राइटिंग्स का कलेक्शन है। देन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी बुक्स हैं जॉर्ज डाल्टन की। देन रिचर्ड सेलिसबरी, he also was a former economist, and he wrote a book Bunamami, Economic Transformation in a Traditional Society. ठीक है, so these are the contributions by these anthropologists by in economic anthropology. This was all about this lecture. Meet you in next video.